नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स उठाएंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि जो इवेंट्स हो रहे हैं अभी दुनिया में, फाइनेंशियल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है हमारी लाइफ पर। जैसे हमारे एक्सपेंसेस हो गए, इनकम, हमारे आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स पर क्या फर्क पड़ सकता है, या इन्फ्लेशन हमारे कॉस्ट पर, इनकम पर कुछ क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं जो हो रही हैं चीजें। हम इस पर ही फोकस करेंगे। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को काफी मैं कहूंगा अफेक्ट करता है, और यह है स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्केट स्लिप्स इनटू करेक्शन जोन। बोलेंगे करेक्शन जोन क्या होता है? हमें तो पता है कि लोग बोल रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। तो देखिए, मार्केट अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई से 10% नीचे आ जाए ना, इसको कभी भी क्रैश नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये होता है करेक्शन। तो डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के जो मार्केट्स हैं, जहां हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, अपने निफ्टी और सेंसेक्स की, ये करेक्शन टेरिटरी में आ गए हैं। अब ये करेक्शन जोन में आ गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे बेंचमार्क निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस भी हैं, जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग इंडेक्स होते हैं। लेकिन मेन क्या है? निफ्टी हमारे और सेंसेक्स, ये दो मेन इंडेक्सेस हैं। एंड ये 10% से भी ज्यादा नीचे आ चुके हैं अपने लाइफ हाई से। सबसे पहले तो हमारे जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है। डेटा कल आया जिसमें महंगाई दर थोड़ी ऊपर आई एस्टिमेशन से। डॉलर काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तब से डॉलर रुपए के अगेंस्ट काफी मजबूत होते जा रहा है, एंड इसके वजह से परेशानियां और बढ़ रही हैं। और एक और चीज की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया के शेयर बाजार से पैसे लगातार निकाल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसकी वजह से लोग अब टेंशन में है कि ये बाय कब करना शुरू करेंगे और ये क्यों बेच रहे हैं हमारे शेयर्स। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बढ़िया ग्रो कर रही है, सब कुछ है, तो लोगों के दिमाग में क्या होता है, डाउट आने लगता है। और देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट चलता है सिर्फ इमोशंस पे। अगर कल मेरे से कोई पूछे निफ्टी में क्या होने वाला है या आज क्या होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा रोल होगा सेंटिमेंट्स और इमोशंस का, कि कितने लोग अभी फियर में है, डर में है, और कितने लोग अभी ग्रीड में है। इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी और शॉर्ट टर्म मूवमेंट पे। तो लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि बाजार यस हमेशा रिकवर करता है, अच्छे नए हाइज बनाता है, ग्रोथ अच्छी आती है इंडिसेस में, निफ्टी में, सेंसेक्स में। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म कुछ भी आप कहिएगा वो सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपमेंट है अभी जो आया है, इससे कई लोगों का पेशेंस हो सकता है टेस्ट हो, क्योंकि बाजार में नए लोग बहुत सारे आए हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं, और उनको क्या है कि अगर 5-10% कोई चीज नीचे आ जाए तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जबकि यहीं पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। और फिर जब लोग लाइफ हाई पे चले जाते हैं स्टॉक्स, तब बाय करना शुरू करते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड का डेटा, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा तब डालते हैं जब मार्केट बिल्कुल लाइफ हाई पे होती है, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तब वो खरीदते हैं। और जैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है वो डर के मारे बेचने लगता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही, मैं बोलूंगा, एक विशिष्ट साइकिल है, जो साइकोलॉजी जो है लोगों की वो ऐसे ही काम करती है। स्विगी सर्व्स अप 17% gains on debut, market cap tops 1 trillion रुपी। स्विगी जोमैटो के छोटे भाई हैं, मैं कहूंगा यहाँ पे इंडस्ट्री में। जोमैटो नंबर 1 पे क्योंकि आते हैं फूड डिलीवरी में, एंड 17% गेन्स के साथ इन्होंने ये अपना आईपीओ लेकर आया है। इनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर टच कर चुका है। तो यहाँ पे हमारे मार्केट कंडीशंस आप देखिए तो वीक है, लोग थोड़ा सा डरे हुए, आईपीओ में भी पैसे कम लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल स्विगी के आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 17% गेन हुआ स्टॉक का। काफी लोग डरे हुए थे कि पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा। तो कंपनी ने क्लोज किया है एट 456 अपीस, अप 17%। इशू प्राइस क्या रहा है? 390। एंड जो स्टॉक है ये 464 का हाई बनाकर लो बना चुका है 391 का। तो करीब करीब 4,844 करोड़ के शेयर्स जो थे वो एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पे। एंड क्लोजिंग के समय स्विगी की वैल्यू 1,04,000 करोड़ थी। तो ये इंडिया की 85th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है इस वक्त। एंड ओवरऑल देखिए कि देखो तो ट्रेंड काफी नेगेटिव सा चल रहा है मार्केट में, राइट। एफआईएस बेच रहे हैं, डोमेस्टिक वाले भी डर गए, इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो डर गए। एंड कंपैरिजन में काफी अच्छा इन्होंने, मैं कहूंगा, लिस्टिंग गेन दिया है लोग। बात जाते हैं अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल जो है ये थोड़ी टेंशन वाली बात है टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए। जितने लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड रहे हैं आज तक, टाटा मोटर्स के पास में देखिए, एक तो उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जैगवार लैंड रोवर। वहां बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हो रहे थे खरीदने के बाद। तो टाटा मोटर्स ने उसको फिक्स किया, तो बहुत ही बढ़िया वहां से शेयर प्राइस में भी हमें मूवमेंट दिखा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखा कि कितना बढ़िया इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू आया। दूसरी चीज, लोग कहने लगे कि फ्यूचर जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सिर्फ टाटा मोटर्स ही एक टाइम पे एक ऐसी कार कंपनी थी इंडिया में जिसके पास इलेक्ट्रिक कार्स थी, और वो भी ऐसी कार्स जो थोड़ी सस्ती हो, मतलब 30-40 लाख जो महंगी महंगी कार्स फॉरेन ब्रांड्स ला रहे थे, उस तरीके की नहीं। तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ गया है कि एमजी ने
जो मॉरिसन गैरेज जो कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया, चाइनीज कंपनी है वैसे तो, अभी पहले ब्रिटिश हुआ करती थी, एंड इन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील का आपने नाम सुना होगा, कंग्लोमरेट कंपनी है ये, बहुत सारे फील्ड्स में है जेएसडब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के लिए ना यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स की ना मोनोपोली थी इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में लास्ट ईयर तक। अब एमजी मोटर जब ये कार लेकर आया ना, एमजी वेंजर, काफी एड्स वगैरह भी आ रहे हैं इसके, तो आप देखेंगे यहां से लोगों का इंटरेस्ट अब डिवाइड हो गया है, टाटा से अब एमजी पर भी आ गया, क्योंकि इनके पास अब ऑप्शन है जो पहले नहीं थे। वेंचर ने 30% कंट्रीब्यूशन दिया है टोटल होलसेल इलेक्ट्रिक कार सेल्स का इन अक्टूबर, एंड एवरेज एटलीस्ट 200 बुकिंग भी रही है पर डे इसके लॉन्च से लेके आज तक की। तो ये अपने डिलीवरी 12 अक्टूबर से इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इन एडिशन कंपनी को 15,000 बुकिंग्स मिली है पिछले 24 घंटे, पहले 24 घंटे में, एंड वेटिंग पीरियड भी 4 to 6 मंथ्स का इसमें हो चुका है, वेरिएंट पे जो डिपेंड करता है। तो ईवी स्पेस में ना आप कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब यही है कि या तो आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर से कम दाम पे बेचोगे, या फिर कॉस्ट कटिंग करोगे। ठीक है, दो चीजें हैं, या तो फिर आपका प्रोडक्ट उससे इतना ज्यादा अच्छा है कि लोग अगर आप फ्री में भी दो तो वो नहीं लेंगे, कि नहीं ये कार तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि पैसे देकर के इतनी बढ़िया कार है। ऐसा अगर नहीं कर पा रही है टाटा तो चैलेंजिंग होगा फिर। देखिए, एंड टाटा मोटर्स का जो रिटेल मार्केट शेयर है जो 74% था अक्टूबर 2023 में, अब ये 58% हो चुका है अक्टूबर 2024 में, एक साल में। तो मार्केट शेयर तो नीचे आना ही था, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ नए एंट्रेंट्स तो आएंगे ही, क्योंकि ये बिल्कुल डोमिनेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में इंडिया में। तो जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स ने कहा बिजनेस स्टैंडर्ड को कि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हर 6 महीने पर, और इससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा। जो एमजी पोर्टफोलियो है उसमें ईवी का शेयर जो है अब 35% से करीब 70% हो चुका है अक्टूबर में। पूरे एंटायर 2024-25 की अगर बात करें तो कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है 50% की रेंज में रहेगा, क्योंकि इसके और भी 3 मॉडल्स है, कॉमेट, जीएस एंड वेंचर। तो इनके लिए काफी टेकर्स मिल रहे हैं इन्हें। होलसेल नंबर्स की बात करें तो 3116 यूनिट्स इन्होंने बेच दी है, 30% ऑफ एंटायर इंडस्ट्री। तो काफी बढ़िया वेंचर को यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए, इनका मॉडल भी थोड़ा अलग है। आपने देखा होगा वेंचर में ऐसा है कि आपको ना बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कार खरीद लो और बैटरी एज अ सर्विस ओनरशिप मॉडल ले लो, जिसमें बैटरी के लिए आप बेसिकली आप सब्सक्रिप्शन टाइप मॉडल है कि आप पे कर रहे हो, ठीक है, पर यूसेज के बेसिस पे, एंड यहाँ पे बस आपने कार के पैसे दिए हैं बैटरी के अलावा। तो ये सिमिलर है टू रीफ्यूलिंग अ कन्वेंशनल कार एंड ब्रिंगिंग डाउन द इनिशियल परचेज प्राइस। तो ये इनिशियल परचेज प्राइस को ना कम करना चाहते थे, तो इसलिए बैटरी का कंपोनेंट इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं लोगों से, एंड इससे क्या कर पा रहे हैं, ये 10 लाख में कार बेच पा रहे हैं। इनकी उन्होंने अपनी जो प्राइस है वो 10 लाख रखी है वेंचर की। तो ज्यादातर कस्टमर्स इनका कहना है कि वो कार खरीद रहे हैं और ये BASS वाला मॉडल नहीं अप्लाई ले रहे हैं। इंडिया में लोगों को ये चाहिए कि भाई मैं खरीद रहा हूं तो वो पूरा मेरा हो, ठीक है। एंड वो अभी मीडिया को एड्रेस करते टाइम उन्होंने कहा कि और भी जो है गुड्स और सर्विसेज टैक्स वगैरह के एंगल्स जो है वो थोड़ा देखना सोचना पड़ेगा इनके बारे में, ताकि ये जो प्रोपोजिशन है इनका कस्टमर्स के लिए एंड टू एंड ये और बढ़िया हो, एंड सिर्फ बैटरी एज अ सर्विस के लिए ना हो, ठीक है। तो ये बैटरी एज अ सर्विस ज्यादा पॉपुलर इंडिया में है नहीं, एंड मुझे भी और बाकी लोगों को भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि हम यूजुअली ऐसा नहीं देखते हैं। बट ये सिमिलर पेट्रोल की तरह है एक तरीके से। आप समझिए कि आप कार खरीदते हैं तो आप समझिए कि पेट्रोल जैसे अरमान डलवाते हैं वैसे उसकी तरह आपको बैटरी के पैसे देने हैं धीरे धीरे करके एज पर यूसेज। तो कुछ जो लॉन्चेस हैं वो इंडस्ट्री आएंगे इंडस्ट्री में इस फाइनेंशियल ईयर, एंड टाटा मोटर्स ने तो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एंड विंजर भी अभी इनका लॉन्च हो चुका है। लेकिन हर 6 महीने पे इनकी क्योंकि नई कार आनी है, इन्होंने कहा नया प्रोडक्ट आना है, तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे और मॉडल्स लाते हैं। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इंडिया में है वो है प्राइस। एमजी ने अगर प्राइस कंपैरेटिव रखा तो टाटा मोटर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है आगे चीजें। तो इसीलिए ये रीजन है कि आप देखेंगे टाटा मोटर्स इस वक्त 800 का लेवल भी तोड़ चुका है, नीचे आ चुका है। तो काफी फ्यूचर को लेकर जो मैं कहूंगा प्रोजेक्शंस थे पहले वो अब चेंज हो रहे हैं। पहले जो लोग सोच रहे थे कि इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, इतनी रेवेन्यू होगा, इतना एक्सपेंशन होगा, वो कहीं ना कहीं वहां पे हर्ट किया है एमजी ने टाटा मोटर्स के आगे फ्यूचर प्लान्स को। पैसेंजर व्हीकल्स टू व्हीलर्स क्लॉक रिकॉर्ड डोमेस्टिक सेल्स इन अक्टूबर। अब कल ही हम बात कर रहे थे और मारुति के चेयरमैन का हमने इंटरव्यू भी देखा कि उन्होंने कहा कि पेंट अप डिमांड था, कोविड के बाद से लोगों को कार लेना था तो वो अब ले लिया उन्होंने, तो इसीलिए बढ़िया ग्रोथ देखी 2-3 साल। अब वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे कोविड के पहले भी हम लोग कार ऐसे 20% की ग्रोथ नहीं थी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, नॉर्मली ग्रोथ रेट थी, तो वही ग्रोथ रेट पे हम फिर से आ जाएंगे। तो इस अक्टूबर लेकिन क्या हुआ कि हमने रिकॉर्ड बना दिया।
पिछले अक्टूबर से भी अगर आप कंपेयर करें तो हमने जो पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर बेचे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल्स रहा है हमारा फेस्टिवल डिमांड पे। इस फेस्टिवल लोगों ने जम करके शॉपिंग किया है ऑटोमोबाइल में। अगर आप देखेंगे दशहरा और दिवाली सेम मंथ में आया, एंड जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ा लाइट रहा है। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक सेल्स डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी है ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, इन्होंने रिपोर्ट किया कि पैसेंजर व्हीकल्स ने तो सबसे ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड किया है, 3,93,238 यूनिट्स। तो 0.9% इंक्रीज हुआ है ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, डिस्पाइट अ हायर बेस। हायर बेस भी हो गया, पिछली बार अगर 100 से 200 आप लेकर आए हो तो इस बार आपका 200 से कंपैरिजन होगा, राइट, ना कि 100 से। तो वैसे ही हाई बेस इफेक्ट भी रहा है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ठीक है, पिछली बार के रिकॉर्ड को अगर हमने बीट किया है इस बार, एंड स्पेसिफिकली जब मार्केट हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, या बहुत ज्यादा मैं कहूंगा यहाँ पे डिमांड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिमांड ही डिस्कस हो रहा है हर जगह कि किस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी कम हो गई है, और उस टाइम पे भी अगर इतना बढ़िया ऑटोमोबाइल का सेल्स का डेटा आता है तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अभी हमें और क्लैरिटी चाहिए। एकदम से प्रिज्यूम कर लेना कि नहीं 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 GDP ग्रोथ रेट अभी दिख रहा है, लेकिन इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डिमांड में प्रॉब्लम्स है, मे बी ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वार्टर देखा, एंड हमें 1-2 क्वार्टर वेट करना चाहिए इससे पहले कि हम कुछ बिल्कुल फाइनल वर्डिक्ट ही दे दे कि नहीं नाउ वी हैव स्लोड डाउन और हमें ये करना चाहिए, पॉलिसी चेंजेस करनी चाहिए। इतना जल्दी कुछ भी करना सही नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स, तो पैसेंजर व्हीकल के एक्सपोर्ट्स जो है ये बढ़कर के 4,38,209 हो गए एज कम्पेयर टू 3,90,674 कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में पिछले साल। टू व्हीलर सेगमेंट में तो बहुत ही बढ़िया धमाकेदार मैं कहूंगा सेल्स रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स 21,64,276 यूनिट्स हो गए, 14% की ग्रोथ है। ठीक है, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स ने तो यहाँ पे लीड लिया है, 22%, 22.3, 11% की ग्रोथ रेट। आप सोचिए ऐसे सेक्टर्स में इतनी डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ रही है, एंड ये रिकॉर्ड मैं कहूंगा यहाँ पे परफॉर्म किया है टू व्हीलर सेगमेंट ने। तो दशहरा और दिवाली की वजह से, क्योंकि सेम मंथ में आया है इस बार दशहरा और दिवाली दोनों, कंज्यूमर डिमांड बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पिछले एक क्वार्टर में, जो सितंबर वाला क्वार्टर था, वहां पे कार सेल्स और टू व्हीलर सेल्स इसलिए भी थोड़े मतलब उस तरीके के नहीं रहे जैसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि लोगों की यूजुअली आदत होती है कि अगर उन्हें सितंबर में भी कुछ लेना है या अगस्त में भी कुछ लेना, वो कहेंगे हम लोग दिवाली पे लेते हैं। ठीक है, दिवाली पे खरीदेंगे। एंड इसलिए कई बार अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है जो दिवाली से पहले वाला क्वार्टर है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल, जो महंगी चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वीक रहता होगा ये, क्योंकि लोग प्रोलॉन्ग करते हैं। इंडिया में जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है वो यही है, और क्योंकि रिकॉर्ड सेल्स दिवाली दशहरा में हुआ, इसका मतलब जो मैं कहूंगा जो लैग था, जो लोग पेंडिंग रख रहे थे चीजें कि नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे दिवाली पे लेंगे, उन्होंने एक्चुअली परचेज किया है। तो इसीलिए एकदम से डिसअपॉइंट होना सही नहीं है हमारे डेटा को लेकर के कि इकोनॉमी का डेटा भी खराब है अगर हमारे और पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर सेगमेंट्स में ज्यादा सेल्स नहीं हो रही है। हमें देखना होगा कि ओवरऑल हम पिछले सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में कैसा किया और सेकंड हाफ में कैसा किया है, और उसे कंपेयर करना चाहिए लास्ट ईयर से। Vodafone Idea Q2 loss narrows to 7,000 crore, user base shrinks. Vodafone Ideas में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं और बहुत सारे लोग लॉस में भी हैं। अभी ये शेयर मेरे ख्याल से 7-7.5 रुपए पे आ गया है, और एक टाइम पे अभी इसी साल 15-16 रुपए भी चल रहा था, तो 50% तो गिर चुका है वहां से। अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को, तो रिजल्ट्स की तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। देखिए, कंपनी ने करीब करीब लॉस पोस्ट किया है 8,737 करोड़ का, एंड यहाँ पे जो नेट लॉस है वो 11.5% ज्यादा है Q1 से, Q1 से। एंड जो भी चीजें हैं, थोड़ा बहुत इनका ERPU भी बढ़ा है, लेकिन देखिए कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन अभी होगी मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ फॉर एग्जांपल, इसी के आसपास है मार्केट कैप। कंपनी के ऊपर अगर आप लोन देखेंगे ना, तो लाखों करोड़ का है, मतलब जितनी उसकी वैल्यूएशन है उससे 5-6 गुना ज्यादा तो उसके ऊपर उधार है जो उसको ड्यूज पे करने हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी वोडाफोन आइडिया बाय करता है, क्योंकि मेरे हमसे काफी लोग पूछते हैं, हम लोग एक सेबी रेसेड रिसर्च एनालिस्ट है, तो आप ये सोचिए कि आप ऐसी कंपनी बाय कर रहे हैं जिसकी वैल्यू अगर 40,000 रुपए है, तो उसके ऊपर उधार 2-3 लाख रुपए का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बढ़िया आप पैसे कमा लेंगे, या फिर आपको रिस्क ज्यादा नहीं रहेगा, 50% नीचे नहीं आ सकता। ये एक हाई रिस्क स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न्स नहीं हो सकते, क्या पता आगे कुछ बहुत अच्छा टर्न अराउंड हो। लेकिन जो भी आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाते हो, यूजुअली होता यह है कि यहाँ पे पैसे वो खत्म होने के चांसेस भी काफी रहते हैं, राइट। हाई रिस्क है, या 50% नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज का लोग काफी हद तक ध्यान नहीं रखते हैं, और उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एक बार आप उठा के देखिए बैलेंस शीट्स और P&L को भी। तो ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू 2% की ग्रोथ है। ठीक है, एंड लेटेस्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 10,716 था, 10,932 हो गया है। ARPU
ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि आप पर कस्टमर कितना कमा रहे हो एक सिम कार्ड जिसने ले रखा है। तो ये 156 हो गया 146 से, तो यहाँ पे काफी बढ़िया रहा है ग्रोथ, 10 रुपए की ग्रोथ आई है, तो ये अच्छी ग्रोथ है। एंड सारी जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए भी है, तो इसी वजह से वोडाफोन आइडिया का भी अगर आप देखेंगे ARPU तो इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने करीब 42,000 4G साइट्स ऐड किए, अभी ये 4G ऐड कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप देखेंगे 4G सब्सक्राइबर बेस जो है वो थोड़ा श्रिंक ही होता जा रहा है इनका। एंड यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, वोडाफोन एक ऐसी कंपनी थी जिनके पास सबसे ज्यादा 2G सब्सक्राइबर्स भी थे, ठीक है, तो उनको भी इन्हें शिफ्ट करना था किस पे, 4G पे, 3G पे। तो उसके लिए भी इन्हें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए 4G और 5G में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट पैसा से आएगा, और पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है, और पैसा है तो उससे लोन भी चुकाना है, तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट कितना करे टेक्नोलॉजी में और अपग्रेड में। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं वोडाफोन के साथ। तो जो फंड रेज है इनका यही कहना है कि इन्हें ये केपेक्स करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, 4G डेटा कैपेसिटी बढ़ाएंगे 14% से, एंड 4G पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करेंगे। और दे आर डूइंग देयर बेस्ट मुझे लगता है मैनेज करने के लिए, बट इट इज अ डिफिकल्ट रोड, आगे आसान नहीं होगा रास्ता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, एंड लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।